कुछ उनमें से पल्लेदारी करते हैं, बोझ उठाते हैं, उनकी क्या हालत होती है। पास इतनी बड़ी डैम है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, इतनी डैम है और लोगों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा है। लब खामोश सबके जमीर शर्मिंदा है, लब खामोश सबके जमीर शर्मिंदा है, ना बोल सके ना इंसाफी के खिलाफ, तो क्या खाक जिंदगी। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि राजनीति में आने का सबसे पहला मुद्दा क्या है आपका? एक्चुअली इलेक्शन में आने का आपको आज मैं बताना चाहता हूँ। कई लोगों के सवाल हैं, कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि राजनीति में क्यों, क्योंकि हमारी जो इमेज है वो एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में है। हम समाज सेवा के लिए हम लीडर चुनते हैं, लीडर बनाते हैं अपने इलाके के लिए। कौन बेहतरीन, कौन अच्छा कर सकता है, हम उन लोगों को सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट देते हैं। और जब से मैंने होश संभाला है तब से हमने कोशिश की है कि हमारी कोई अच्छा लीडर मिले, उन्हीं को आगे बढ़ावा दें। लेकिन मेरा इलेक्शन में आने का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि आज आप समस्याएं देख रहे हैं। मैं अपनी समस्या की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लोगों की समस्या की बात कर रहा हूँ। लोग कितने परेशान हैं, आप जाके देखेंगे ग्राउंड में कि लोगों का लोकतंत्र से विश्वास उठ रहा है। ये बड़ी बेशर्मी की बात है, हमारे लिए नहीं, सबके लिए। क्यों? डेमोक्रेसी क्या है, लोकतंत्र क्या है, लोगों का राज, लोगों के लिए, लोगों द्वारा, और लोगों में से चुने जाने वाले जो प्रतिनिधि जो लोगों के लिए चुने जाते हैं, उनको क्या करना होता है? तो अपने लिए जो सरकार बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं? कि वो उनके लिए व्यवस्थाएं बनाएं, उनके लिए फैसिलिटीज दें, उनके लिए जो भी सुख सुविधा हो सके सरकार उनकी समस्याओं का हल कर सके। लेकिन वास्तव में रियलिटी क्या है? आप ग्राउंड में जाके देखोगे तो लोग गालियां दे रहे हैं। आज आप जाओगे ना वोट मांगने के लिए, लोग गालियां दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन जो है वो ये है कि लोगों का विश्वास टूट चुका है लोकतंत्र पे। और जब लोगों का विश्वास लोकतंत्र से टूट जाता है तो वहाँ का वो जितनी भी आवाम है, वो जितना भी इलाका है, वो कभी डेवलप नहीं हो पाता। वो लोग हमेशा, आप देख ले बसोली की हालत क्या है, बसोली की हालत क्या है, हमारी पंचायतों की हालत क्या है, ग्रामीण इलाकों की हालत क्या है। मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, यदि जी आप कल को डीडीसी बन जाते हैं, जी 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 भगवान करे बने, अगर आप बन जाते हैं तो आप किन किन मुद्दों पे काम करना चाहेंगे? जी, हमारे बहुत सारे मुद्दे में हमेशा से बोलता है कि इतने इश्यूज है ना कि हमारी डिबेट भी खत्म हो जाती है लेकिन हमारे इश्यूज कंप्लीट नहीं होते। तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी उनको कवर करूं, जो मेन इश्यूज हैं जिनके लिए हमें लड़ना है। देखिए आज के टाइम में हमारे 25 सरपंच जो 2-2.5 साल पहले चुन के आए थे, लोगों ने बड़ी उम्मीदें लगा के उनको वोटिंग की, उनको चुना, अपने प्रतिनिधियों को चुना ताकि वो उनके काम करेंगे, जो उनकी समस्याएं जो दरी की दरी पड़ी हैं, जिनको कोई हाथ नहीं लगाता है, उनको बड़ी उम्मीदें थी कि उनका कोई हल होगा। तो उन्होंने पंच सरपंच को जिताया, बनाया, उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा अपना लिया। आज देखते हैं कि 2-2.5 साल हो गए, 25 सरपंच खाली हाथ बैठे। 1 साल पहले के जो प्लान बने थे वो अभी जमीन पे कोई नहीं उतरा। नेक्स्ट ईयर के प्लान फिर से आ गए, अब फिर से आ गए, तो वो पीछे वालों का क्या हुआ? जो पहले के प्लान थे वो कौन पूरा करेगा? आप किन मुद्दों पे काम करना चाहेंगे? मेन मुद्दे, 2 ऐसे मुद्दे बताइए जिन पर आप सबसे पहले प्राथमिकता देना चाहेंगे। देखिए सर, डेवलपमेंट की सबसे पहली शर्त मेरे लिए वो है हमारे रोड्स, जो सड़कें हैं, जो गलियां हैं। क्योंकि जब तक रास्ते गलियां नहीं होंगे तब तक कोई डेवलपमेंट नहीं। आप किसी से बड़े फिलोसफर से भी पूछ लीजिए, जब तक रास्ते नहीं होंगे कोई भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी, कोई भी डेवलपमेंट नहीं होगी। तो सबसे बड़ा मेरा इशू है रोड्स और गलियां। और दूसरा, मैं गलियों की बात जब कर रहा हूँ, कई इलाके ऐसे दूर दराज के जहाँ नाले पड़ते हैं, जहाँ छोटे पुल चाहिए, हमें पुलियाँ बनती हैं। लोग बरसात के मौसम में उनको क्रॉस करने में इतनी दिक्कत होती है, इतनी परेशानी होती है, उनकी सुविधा लेने वाला कोई नहीं। दूसरा मुद्दा, लोग बीमार हो जाते हैं। कोई जब किसी के घर में कोई बीमार हो गया तो वो उठ के जल्दी से हॉस्पिटल आता है। अब हॉस्पिटल में देखिए क्या फैसिलिटी है। आप अंदर जाएंगे तो आपको दवाई नहीं मिलेगी, आप बाहर आएंगे तो स्टोर में आपको वही दवाई मिल जाएगी। लेकिन इतना बड़ा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, इतना बड़ा हॉस्पिटल, कई लोग इसका क्रेडिट लेते हैं कि हाँ हमने हॉस्पिटल बनाया है, लेकिन दवाई नहीं है अंदर। दवाई नहीं, क्यों नहीं है? हमारे गरीब लोग कहाँ जाएंगे? आप बताएं ना इस चीज को। अगर मैं कोई झूठ
बोलूं नहीं तो हम आप हम टोक आपकी- सकते हैं, हम आप आपकी टोक बात सकते से हैं। सहमत हैं। तो मेरा कहना ये है कि उन हॉस्पिटल्स की मरम्मत हो, वहाँ स्टाफ पूरा हो, वहाँ दवाइयाँ उपलब्ध हो। आज हेल्थ कार्ड बन रहे हैं, जब दवाइयाँ नहीं है तो हेल्थ कार्ड किस लिए है? मुझे बताएं। स्कीम्स तो आ रही हैं, ठीक है, इम्प्लीमेंट भी रही, ये भी अभी आना शुरू हुई है। ये तो हमारे 25 से 25 जैसे भी मिलके अभी बैक टू विलेज तीसरा चला हुआ था, तीसरा चरण, लेकिन पहला जो दूसरा चरण गया वो कहाँ गया, उसका तो किसी को कोई मालूम नहीं चला। तो ये दो इश्यूज सबसे बड़े हैं। तीसरा, और हमारे इलाकों को इतना पिछड़ा बना दिया है, हम चाहते हैं कि हर पंचायत में छोटा छोटा प्ले ग्राउंड हो, बच्चों को खेलने के लिए सुविधा हो। स्कूल्स होते हैं जो प्राइवेट स्कूल, उनकी हालत देखिए आप, ऐसे पड़े हो, कोई देख रेख। सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए, जितनी भी हमारी बिल्डिंग्स है उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड होनी चाहिए। और बाकी पानी का सबसे बड़ा मसला है, हौज बनाए हुए उनकी हालत देखिए आप, टूटे फूटे पड़े हुए हैं। आपने कहा था कि हर घर जल और हर घर नल, कहाँ है? कितनी फैसिलिटी आ रही मैं है आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने अपना चुनाव चिन्ह एक ऑटो को रखा, और कुछ भी हो सकता है, काफी सारे मतलब ऑप्शंस होते हैं, जी। तो आपने ऑटो को ही अपना चुनाव चिन्ह क्यों रखा? इसके पीछे एक वजह है, और वजह ये है कि आप पंचायती राज सिस्टम में पार्टिसिपेट कर रहे हो। ये हमारा एक पंचायती राज सिस्टम है जो टायरी अभी तक चला हुआ था। 1989 का अमेंडमेंट अभी किया, और यहाँ तीसरा टायर भी लागू करके ये डीडीसी के चुनाव हो रहे हैं। ये तीसरा जो टायर है वो डीडीसी है। पहले जो दो टायर थे वो थे आपके, एक सरपंच और दूसरा चेयरमैन, अब तीसरा होगा डीडीसी। और ऑटो के कितने टायर होते हैं? 3 टायर होते हैं। हम चाहते हैं कि ये तीनों टायर पूरी तरह जमीन पे लागू हों और लोगों की समस्याओं का हल हम कर सकें। जब मिलके ये तीनों टायर चलेंगे तभी पंचायती राज सिस्टम और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पूरी तरह जमीन पे जब लागू होगा, लोगों को उनके हक मिलेंगे, आवाम खुश होगी। कमल जी, मैं आपसे आपकी कुछ ऐसी खास चीजें जानना चाहूंगा जिनसे हमारे दर्शक प्रेरित होकर आपको वोट दें। कुछ अपनी ऐसी खासियत बताएं। सबसे बड़ी बात तो ये, मैं खासियत नहीं बोलूंगा, लेकिन ये मेरी खुशकिस्मती है कि काफी सारे बच्चे स्ट्रगल पढ़ना चाहते हैं, और बड़े सारे सपने होते हैं, सभी को ख्वाहिशें होती हैं। वो चाहते हैं कि कोई कुछ बनना चाहता है, किसी की कोई एम होता है, गोल होता है। मेरी खासियत तो नहीं कहूँगा, लेकिन मेरी खुशकिस्मती है कि मैं 5वीं में तो सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, 5वीं तक। लेकिन उसके बाद किस्मत ने मेरा साथ दिया और मैं जवाहर नवोदय विद्यालय में जो मेरी एंट्री हुई, वहाँ का जो कल्चर जो मैंने वहाँ अडॉप्ट किया, वहाँ का जो कल्चर और वहाँ के जो हमारे टीचर्स थे, उनके जो संस्कार जो उन्होंने हमें दिए हैं, आज जब हम 7 साल बाद जब हम गए थे वहाँ, तो ऐसा लगता था कि कैद है, लेकिन जब वापिस जाने की बारी आई तो हम वहाँ से निकलना नहीं चाहते थे। ऐसी सोसाइटी है। सहमत हो आप? हाँ, और मैं चाहता हूँ कि वो जो कल्चर है वो हमारे इलाके, हमारे समाज में वैसा एक कल्चर हो, एकता, समानता, मानवता, प्यार, शांति, और सबको एकजुट लेके हम आगे बढ़ना चाहते हैं और सबको खुश देखना चाहते हैं। किसी की कोई समस्या, दुख जितनी भी हो, मैं जब भी किसी को दुखी देखता हूँ ना, मेरे दिल में इतना दुख होता है। मैं करना चाहता हूँ बहुत कुछ, लेकिन मेरे पास वो चीज़ नहीं है। फाइनेंशियली कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास वो अगर पावर आ जाए तो मैं करके दिखाऊंगा। मैं बातें नहीं करूँगा, मैं करके दिखाऊंगा। बसोली शहर के युवाओं को लेकर आपकी क्या सोच है? देखिए सर, मेरा मानना है कि युवा कहीं का भी हो, युवा किसी भी देश का हो, किसी भी इलाके का हो, वो वहाँ का भविष्य होता है, उसको फ्यूचर बोलते हैं। अगर युवा सुरक्षित है तो हमारा भविष्य सुरक्षित है, अगर युवा सुरक्षित नहीं है तो हमारा भविष्य खतरे में है। आज युवाओं की क्या हालत है? हमारे इलाके की बात करते हैं, हमारे बिसोली की बात करते हैं, हमारी कितने युवा है जो बाहर काम कर रहे हैं। आप इंडिया का कोई भी इलाका ढूंढ लो, हर जगह आपको बिसोली के दूर दराज के इलाकों के सभी हर जगह पे आपको हमारे लड़के मिलेंगे, काम करते हुए मिलेंगे। कुछ उनमें से पल्लेदारी करते हैं, बोझ उठाते हैं। उनकी क्या हालत होती है वो लोग जानते हैं, उनके माँ बाप जानते हैं। दूसरे बंदे को नहीं मालूम कि वो कैसे कमाते हैं। 8-8 महीने काम करके वो पैसा कमा के जोड़ के अपने घर का कोई शादी ब्याह कर्ज छोटा मोटा घर डालने कैसे मुश्किलों से जी रहे हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान देने वाला नहीं है। दूसरा, पढ़े लिखे युवाओं की बात करता हूँ। आपने देखा कि 1.5 साल पहले 50,000 नौकरियों का सत्यपाल गवर्नर हमारे जो सत्यपाल मलिक जी रहे, उन्होंने 50,000 नौकरियों का ऐलान किया था। आज 1.5 साल हो गया, वो 50,000 नौकरियों में से कितनी नौकरियां आज जमीन पे उतरी हैं? कितने लोगों को नौकरियां मिली हैं? मुझे बताएं। अभी 2000 पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की एग्जाम हुए, तो आप देख रहे हैं कि उससे पहले BSF का हुआ।
तो कितने गफले चल रहे हैं। एक सवाल ये भी उठता है जी। कि पॉपुलेशन ज्यादा है जी और अगर मतलब ऐसे मजाक में लिया जाता है कि अगर सभी को ही नौकरियां मिल जाएं जी तो ऑटो कौन चलाएगा, इस वो तरह सही से बात। बातें की जाती हैं। हाँ। पर मैं ये पूछना चाहूंगा कि देखो सभी को सरकारी नौकरियां मिलना नहीं मिल पॉसिबल सकती। है भी नहीं है, हम भी जानते हैं। तो यदि आप डीडीसी बनते हैं तो आप क्या मतलब कौन सी अपॉर्चुनिटी लाएंगे जिसकी वजह से कि हमारे युवाओं को काम मिल सके? अगर मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिलती है और मैं युवाओं के लिए अगर कुछ करना चाहूंगा, सबसे बड़ी बात तो यहाँ ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस जो है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे बढ़ेगा। आपको यहाँ लोकल, पहले तो आपको अर्थव्यवस्था अपनी गांव की सुधारनी पड़ेगी। आज हम सब्जी कहाँ से लेके आ रहे हैं? पठानकोट से, कठुआ, यही बाहर से आ रही है। हर मटेरियल हमारा बाहर से आ रहा है, वसूली वालों को बाहर दौड़ना पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि हम गांव की अर्थव्यवस्था को, एग्रीकल्चर को बढ़ावा दें, उनको बीज, उनको खाद उपलब्ध कराएं। आज एल जिसे बोलते हैं हम, उसके लिए कितना किसान को दौड़ना पड़ता है टाइम पे। बरसात पे हमारे लोग डिपेंड होते हैं। हमारे पास इतनी बड़ी डैम है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। इतनी डैम है और लोगों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा है, कितनी समस्या है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं इन सभी चीजों को, मेरे माइंड में है, और अर्थव्यवस्था जरूर एग्रीकल्चर पे ध्यान दूंगा। दूसरी चीज है मंडी यहाँ होनी चाहिए। सब्जी, लोग अपनी सब्जी उगाए और बाजार तक मंडी, अपना पैसा कमाएं। लोग पैसा कमाएंगे ना, अपना सब्जी वगैरह लगाएंगे तो उनका अपना एक इनकम हो जाएगा, सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा। दूसरा कि ट्रांसपोर्टेशन की जैसे मैंने बात की, और तीसरी चीज की बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। जो लोग इंटरेस्टेड हैं, पढ़े लिखे हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए जैसे पीएम मुद्रा लोन योजना है, उनको हर पंचायत में 2-2, 3-3 ऐसे लोग होने चाहिए जो लोग बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, जो आइडियाज रखते हैं बिजनेस जिनका, उन लोगों को लोन मुहैया कराया जाए ताकि वो बिजनेस डालें। एक बंदा जब बिजनेस डालता है तो उससे 10 बंदों को जॉब मिलती है। हम ऐसे बिजनेस क्रिएट करेंगे जिससे उन लोगों को भी जॉब्स वगैरह मिले। और इसी तरीके से अगर हम चलेंगे, हर पंचायत का सोचेंगे, तो मुझे लगता है कि हमारी जितनी युवा शक्ति बाहर काम कर रही है उनको लोकल काम मिलेगा। और दूसरी चीज की उनको बाहर नहीं दौड़ना पड़ेगा। और तीसरी चीज ये कि हमारे इलाके की डेवलपमेंट भी हमारी युवा शक्ति करेगी। हमें बाहर से किसी को बुलाने की जरूरत नहीं। आप लखनपुर देख लीजिए, हमारी फैक्ट्रियां देख लीजिए, बाहर के लोग दिहाड़ी बिठा रखे हैं, 6,000 रुपये बिठा रखे हैं। क्यों? क्योंकि उनको 6,000 में वो काम मिल रहा है। अपने लोगों को काम क्यों नहीं देते वो? क्योंकि पैसा देके राजी नहीं है। इसलिए हमारे लोग क्यों बाहर दौड़ रहे हैं? हमारा सबसे पहला राइट लोकल लोगों का होता है किसी भी जगह। आज आप देख लीजिए टूरिज्म में बोट्स वगैरह डली हैं, तो बोट्स कौन चला रहा है? कहाँ के लोग हैं वो? यहाँ पुट्ठू, मिनी गोवा, बाहर के टूरिस्ट आते हैं, कितनी बेइज्जती करते हैं। शर्म आती है उस टाइम जब वो बोलते हैं कि क्या हालत है यहाँ की, कहाँ है आपका प्रशासन? कोई नहीं देखने वाला, कोई कुछ नहीं। हमारी डैमें गई हैं। डैमोस्ती की बात करता हूँ मैं। आप मेरी बात प्लीज, मैं आपसे थोड़ा टाइम जरूर लूंगा, लेकिन मेरी बात, हाँ, मैं कहना चाहता हूँ कि डैमोस्ती 100% डैमोस्ती जिनकी जगह गई हैं, जिनकी जमीनें गई हैं, उन्होंने शौक से नहीं अपनी जमीनें दी हैं। उनकी जगह पानी में इसलिए गई, जब गई वो लोग घर के आंगन में पानी आ गया था, वो भागने को मजबूर हुए। कई लोग ऐसे हैं जिनको आज तक उनका मुआवजा नहीं मिला। कई लोग ऐसे हैं जिनको आज तक उनकी नौकरियां नहीं मिली हैं। वो पेंडिंग क्यों है? 20-25 साल हो गए, आज तक लटके हुए मामले। हम उनकी भी डिमांड करते हैं। और तीसरा ये चीज कि जैसे युवाओं की मैंने बात की कि युवा तो हमारा भविष्य है। अगर युवा की तरफ मैं सभी बुजुर्गों से भी अपील करता हूँ, उनके माता पिता सभी लोगों से, कि अगर आप आज युवा के लिए नहीं सोचेंगे, आपके भविष्य के लिए नहीं सोचेंगे, अपनी पीढ़ी के लिए नहीं सोचेंगे, तो आने वाले वक्त में जो विरासत आज इतनी नष्ट हो चुकी है हमारे इलाके की, ये हमारी विरासत है जो हमारे बुजुर्गों ने दी है। जैसे भी दिया, आज इसको संवारना हमारा फर्ज है और हमें मिलके संवारना है। मैं सभी युवाओं से भी अपील करता हूँ कि अपने घर वालों को भी समझाएं। जो पढ़े लिखे हैं उनको मेरी बात जरूर समझ आएगी। वो अपने घर वालों को, सोसाइटी को, अपने जितने भी उनके नेटवर्क के जो भी लोग हैं उनको समझाएं। आज हमें अपनी विरासत बचानी है। इस विरासत में हमारी पंचायतों की, ग्रामीण इलाकों की एक एक पेड़, एक एक चीज हमारी विरासत है। एक एक धरोहर जो जैसे चंचलोई माता है, वो हमारी विरासत है, हमारी पुरखों की देन है, हमारी पहचान है। हमें इसे बचाना है। आपके माध्यम से मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपके चैनल का, और आपका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। और आप जैसे सभी बंधुओं का जो हमारे लिए हमारी बातें रखना चाहते हैं, मीडिया में लोगों तक पहुंचा रहे हैं, हम उनका सभी का शुक्रगुजार करते हैं कि कम से कम कोई सोच जो हम लेके चल रहे हैं, हमें सपोर्ट तो मिल रहा है। हमारे युवा साथ तो दे रहे हैं। आप मीडिया के बंधु हमारा साथ तो दे रहे हैं। सोशल मीडिया, आजकल सोशल मीडिया हर जगह फैला हुआ है। सोशल मीडिया सच
क्या है, झूठ क्या है, सब जानते हैं। तो मेरा चुनाव निशान है ऑटो, जिसके 3 टायर हैं, और पंचायती राज सिस्टम को चलाने के लिए भी 3 टायर चाहिए, जो 70 साल से जो जम्मू कश्मीर में नहीं थे, 2 टायर से चल रहा था। आज 3 टायर ही जो सिस्टम लागू होने जा रहा है, उसके लिए गलती मत करना। अभी आपने पंची सरपंच को जिता के लाया, आपने चेयरमैन बनाया, अभी डीडीसी आपको जो आगे आपके डिस्ट्रिक्ट तक लड़ेगा आपके लिए, आपके मुद्दे जो होंगे, जो आपके प्लान बनाए हुए हैं आपके सरपंचों ने, जो आपके चेयरमैन ने, जो आपके पंचों ने, उनके लिए जो लड़ेगा आगे जाके, वो बंदा आपको जिताना है। आप किसी के भ्रम में मत रहिए। कोई बोल रहा है कि स्टैंप लगाने के लिए डीडीसी काम आएगा, नहीं, डीडीसी काम आएगा आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, जो काउंसिल में जाके वो मेंबर होगा, वहाँ वो अपनी लड़ाई लड़ेगा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की। और स्टैंप लगाने के लिए आज भी यही सरपंच ही काम आएंगे, आपके चेयरमैन ही काम आएंगे। डीडीसी का यहाँ कोई रोल नहीं है। लोग भ्रम डाल रहे हैं, लोगों के भ्रम में मत आइए, आप खुद जानिए सच्चाई क्या है। इन लोगों को मालूम नहीं है डीडीसी की पावर्स क्या है, वो लोग क्या चुनाव लड़ेंगे, आप बताइए आगे जाके आपके हक की लड़ाई क्या लड़ेंगे। डीडीसी क्या चीज है हम जानते हैं, हम पढ़े लिखे हैं और सेंट्रल बोर्ड की पढ़ाई की है, तो उसका रिजल्ट मैं आपको तभी दूंगा जब आप मुझे जिता के, आप मुझे वो पावर देते हैं, वो ओहदा अगर मुझे देते हैं, मुझे इतना इस काबिल बनाते हैं, तो मैं जरूर दिखाऊंगा 5 साल में एक दिन भी, चाहे मुझे 10,000, 15,000, 20,000 जो भी मेरी सैलरी भी मिलेगी, मैं उसको भी बीच में डाल के मुझे अपने इलाके के काम कराने। और ये मेरा कोई सपना नहीं है, ये मेरा जुनून है, मेरा जज्बा है, और यही मेरी जिंदगी की जो आखिरी लड़ाई है, मैं समाज के लिए लड़ना चाहता हूँ।